हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं अंशिका सिंह रोजगार के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम इस चीज की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि हमारा पूरा सेशन यूपी पीसीएस 2024 को पूर्ण रूप से समर्पित है, जिसका एग्जाम हमारा 22 दिसंबर को है। तब तक हम उसमें आय दृष्टि के करंट अफेयर्स यानी उसके कुछ प्रश्नों को, यानी कुछ क्या 1200 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसके संदर्भ में आज हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते। तो हमारा प्रश्न है कि चुनावी बॉन्ड के माफ करिएगा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाली कंपनियों में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है। ऑप्शन ए है मेगा इंजीनियरिंग, बी है फ्यूचर गेमिंग, सी है क्विक सप्लाई तथा डी है वेदांता लिमिटेड। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा फ्यूचर गेमिंग, ऑप्शन बी सही है। जिसने 1368 करोड़ रुपए की राशि दी। इस हिसाब से चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। नीचे 4 नाम दिए। ऑप्शन ए है पटना, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी तथा डी है प्रयागराज। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये किया गया पटना में। कब? 4 मार्च 2024 को। 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसको उसका उद्घाटन किया गया। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश माफ करिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाई 2030 का हस्ताक्षर करता नहीं है। 4 देशों के नाम नीचे दिए हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है नेपाल तथा डी है पाकिस्तान। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें है कि अमेरिका ने अमेरिका ऐसा देश है जो ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाई 2030 का हस्ताक्षर करता नहीं है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है कि यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्या दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। तो ये गलत है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कब किया? 25 फरवरी 2024 को। 25 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया। दूसरा क्या कथन है कि यह सेतु अनोखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है, जो कि हमारा दूसरा कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को कितने वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान की गई। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 4 वर्ष तथा डी है 10 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो प्रश्न में क्या दिया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना को कितने वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान की गई। तो 4 वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है और यह मंजूरी प्रदान की गई 8 फरवरी 2024 को। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश तथा सी है गोवा, डी है उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को हुई? पहला ऑप्शन है 18 जनवरी 2024 को, बी है 22 जनवरी 2024 को, सी है 24 जनवरी 2024 को तथा डी है 21 जनवरी 2024 को। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या में स्थापित श्री रामलाल की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? 4 नाम नीचे दिए। ऑप्शन ए है राम किंकर बैज, बी है विवेक के अग्रवाल, सी है विकास गुप्ता तथा डी है अरुण योगीराज। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि अयोध्या में स्थापित श्री रामलाल की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो वो है अरुण योगीराज। कौन? अरुण योगीराज है, जो कि मैसूर के रहने वाले हैं। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडप अयोध्या राम मंदिर की मुख्य 5 मंडप में शामिल नहीं है? नीचे ऑप्शन ए है नृत्य मंडप, बी है सभा मंडप, सी है प्रार्थना मंडप तथा डी है लक्ष्मण मंडप। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या दिया है प्रश्न में? दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडप अयोध्या राम मंदिर की मुख्य 5 मंडप में शामिल नहीं है? तो इसमें लक्ष्मण मंडप हमारा शामिल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, लक्ष्मण मंडप। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सीवीडी नोहा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है कि यह भारत का सबसे लंबा सेतु है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया? पहला कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी सीवीडी नोहा यानी सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया, जो कि हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि यह भारत का सबसे लंबा सेतु है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए। दूसरा कथन है स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण था। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि राष्ट्रपति, पहला कथन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए, तो हमारा पहला कथन सत्य है। इन्होंने यह परिणाम 11 जनवरी को घोषित किया। दूसरा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण था, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ किस शहर को समग्र रूप से 1 लाख ब्रैकेट में समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी यानी प्रथम रैंक प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है आगरा, बी है सूरत, सी है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, डी है वाराणसी। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है प्रश्न में? दिया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ किस शहर को प्रथम रैंक प्रदान किया गया? तो किया गया सूरत को। किसे? सूरत को। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूरत। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है दिल्ली तथा डी है केरल। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा? तो प्रथम स्थान पे हमारा रहा महाराष्ट्र। इसमें कुल हमारे 27 राज्यों की सूची शामिल थी। उत्तर प्रदेश इसमें 9वें स्थान पर रहा। बिहार हमारा 15वें स्थान पर था। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। हमारा पहला कथन है, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की। दूसरा कथन है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया? पहला कथन दिया कि नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की था। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल कितने चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किया जाएगा? नीचे चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 15,000, तीसरा ऑप्शन है 12,000 तथा ऑप्शन डी है 20,000। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 15,000 यानी नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 15,000 चयनित महिलाओं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किया जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। हमारा पहला कथन है कि अभ्यास भारत शक्ति 2024 तीनों भारतीय सेनाओं का फायरिंग और त्वरित कार्यवाही अभ्यास है। दूसरा कथन है कि इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया। नीचे चार ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया हुआ है कि पहला कथन कि अभ्यास भारत शक्ति 2024 तीनों भारतीय सेवाओं का फायरिंग और त्वरित कार्यवाही अभ्यास है, जो कि हमारा कथन सत्य। दूसरा कथन है कि इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है विषाणु युद्ध अभ्यास 2024 नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत एक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल है। दूसरा कथन है कि यह विभिन्न प्रकार के बीमारियों के प्रति जागरूकता से संबंधित है। नीचे चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या दिया कि विषाणु युद्ध अभ्यास 2024 नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत एक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल है, जो कि सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि यह विभिन्न प्रकार के बीमारियों की जागरूकता से संबंधित है, तो हमारा ये कथन असत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर से बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है फ्रीडम एज 2024 एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें कोई संबंधित देश जापान, अमेरिका, उत्तर कोरिया है। दूसरा कथन है कि इसका आयोजन उत्तर कोरिया के जेजू द्वीप में 27 से 29 जून 2024 के बीच किया गया। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। नीचे चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला क्या है? फ्रीडम एज 2024 एक त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है जिसके संबंधित देश हैं जापान, अमेरिका, उत्तर कोरिया, जो कि गलत है। बल्कि फ्रीडम एज 2024 जो है एक दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के
बीच पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास है। दूसरा क्या है कि इसका आयोजन उत्तर कोरिया के जेजू द्वीप में 27 से 29 जून के बीच रखा गया। तो ये हमारा दूसरा कथन भी असत्य है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किस राज्य से संबंधित है? 4 राज्य को नाम नीचे दिए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है जम्मू कश्मीर तथा डी है राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया? ऑपरेशन कामधेनु का संबंध किस राज्य से? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इस ऑपरेशन का मतलब है कि पशु तस्करी को रोकने हेतु जम्मू कश्मीर द्वारा यह ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, पशु तस्करी को रोकने के लिए। तो इस हिसाब से हमारा उसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि सहयोग काइजिन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के साथ किस देश के तटरक्षकों के बीच आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड तथा डी है जापान। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया? सहयोग काइजिन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के तटरक्षकों के बीच हुआ? तो वो जापान के बीच हुआ। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि एपी होता समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन के लिए एक विस्तृत समीक्षा हेतु, बी है व्हाइट लेबल एटीएम की शुल्क संरचना की समीक्षा हेतु, सी है एनटीए के माध्यम से संचालित परीक्षाओं के पारदर्शी निष्पक्ष संचालन हेतु, डी है डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना से संबंधित। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या पूछा है कि एपी होता समिति का संबंध है? तो इस समिति का संबंध है डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना से यह संबंधित है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि 18वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, कहां पे किया गया पूछ रहा है। ऑप्शन ए है झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है बिहार तथा डी है उत्तर प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो ये किया गया झारखंड में, और कब से कब तक? 29 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला कथन है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। दूसरा कथन है इसका मुख्य विषय मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन था। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछ रहा है? पहला कथन कह रहा है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया, जो कि हमारा सत्य कथन है। दूसरा है कि इसका विषय मुख्य विषय मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन था, तो हमारा दूसरा कथन भी सही है। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि सही कथनों का चयन करिए। पहला कथन क्या दिया है कि 10वीं अंतरराष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 2024 स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। दूसरा है कि इसका आयोजन दिल्ली एनसीआर नोएडा में किया गया। नीचे 4 कथन दिए, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि 10वीं अंतरराष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी 2024 स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, जो कि गलत है क्योंकि इसका आयोजन हमारा किया गया औषधि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया। तो दूसरा कथन है कि इसका आयोजन दिल्ली एनसीआर नोएडा में किया गया, जो कि हमारा दूसरा कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है।
अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन ए है हरियाणा में, बी है राजस्थान में, सी है मध्य प्रदेश में तथा डी है उत्तर प्रदेश में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहां पे? कुरुक्षेत्र में किया गया, हरियाणा सरकार द्वारा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथनों का चयन करिए। पहला है कथन है कि 27वें विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन प्राग चेक गणराज्य के रूप में किया गया। दूसरा है कि इसका मुख्य विषय वी विल मेक इट टुगेदर था। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि 27वें विश्व सड़क कांग्रेस माफ करिएगा, पहला कथन है कि 27वें विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन प्राग चेक गणराज्य में किया गया, जो कि हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि इसका मुख्य विषय वी विल मेक इट टुगेदर था, जो कि गलत है क्योंकि इसका विषय टुगेदर ऑन द रोड अगेन था। इस हिसाब से हमारा दूसरा कथन असत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक कथन सत्य है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? नीचे चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है 15 सितंबर, बी है 28 अक्टूबर, सी है 15 अक्टूबर तथा डी है 28 सितंबर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन 28 सितंबर सही है कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और तथा वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज था। क्या था? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज था। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, यानी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 31 अगस्त, 21 अगस्त, बी है 12 अगस्त, सी है 21 सितंबर तथा डी है 12 सितंबर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 21 सितंबर को मनाया जाता है और 2024 में इसका विषय था शांति की संस्कृति का विकास। क्या था? शांति की संस्कृति का विकास। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करिए। पहला कथन है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा है वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता था। नीचे चार ऑप्शन दिए, बोल रहा है कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि पहला कथन क्या कह रहा है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि हमारा कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता था। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि घोल मछली को हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य मछली घोषित किया गया है? मछली का नाम क्या है? घोल मछली। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु तथा डी है पश्चिम बंगाल। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा गुजरात, यानी बी कि गुजरात में घोल मछली को हाल ही में राज्य मछली घोषित किया गया और ये 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया गया। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? नीचे चार राज्यों के नाम दिए। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है झारखंड तथा डी है तेलंगाना। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन
पीएम जनमन की शुरुआत निम्नलिखित में किस राज्य में की गई? तो ये की गई झारखंड में। और कब की गई? 15 नवंबर 2023 को। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? गलत जोड़े का चयन करना है। इधर राज्य दिए तथा इधर मुख्यमंत्री दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। मध्य प्रदेश के क्या दिया हुआ है? मोहन यादव। राजस्थान के भजनलाल शर्मा तथा तेलंगाना के चंद्रबाबू नायडू। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी जी हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा तथा डी है जम्मू और कश्मीर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या दिया है प्रश्न में कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मेरा युवा भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक मंच है? ऑप्शन ए है डिजिटल, बी है फिजिकल तथा सी है फिजिटल तथा डी है बंद प्रकार का। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या पूछा है कि मेरा युवा भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार का मंच है? तो ये फिजिटल मंच है। इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी माटी मेरा देश के बारे में गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि यह एक देशव्यापी और लोकाभिमुखी अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। बी है यह आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम था। सी है इस अभियान के टैगलाइन मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन थी तथा डी है इस अभियान का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा कथन गलत है? सही आंसर करने का आप प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें गलत है कि यह आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह समापन कार्यक्रम था। क्या था? समापन कार्यक्रम था। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि पहला कथन दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगेय डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई, जो कि हमारा पहला कथन सत्य है। दूसरा क्या? उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय को कहां स्थापित किया गया? नीचे 4 प्रदेशों के नाम दिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है छत्तीसगढ़ तथा डी है कर्नाटक में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछ रहा है कि हाल ही में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय को कहां स्थापित किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में किया गया है। और इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के संशोधन करके संसद के अधिनियम 2023 के अधिनियम 36 द्वारा मुलुगु तेलंगाना भारत में किया गया। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? पहला है 105, बी है 104, सी है 108 तथा डी है 106। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? तो ये 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया।
तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कहां संबंधित आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलेगा? पहला क्या है? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है राज्य विधानसभा तथा डी है ए और सी यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कहां संबंधित आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलेगा? तो मिलेगा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा दोनों में। तो इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और सी। तो इसमें जो कुल सीटें रहेंगी उसकी 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में सही नहीं है? नीचे पहला कथन दिया कि नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। दूसरा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है। सी है यह योजना अंशतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। डी है इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या दिए इसमें क्या पूछा कौन सा सही नहीं है? तो पहला कथन दिया गया नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया, जो कि सही कथन है। दूसरा कथन है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा कथन है कि यह योजना अंशतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, तो हमारा ये सही नहीं है क्योंकि ये पूर्णतः रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। चौथा है कि इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया, तो हमारा ये कथन भी सही है। तो इसमें क्या पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा तीसरा कथन सत्य नहीं है कि यह योजना अंशतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को सहकारिता रत्न पुरस्कार 2023 को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है सिद्धार्थनाथ सिंह को, बी है रीता बहुगुणा जोशी को, सी है जेपीएस राठौर को तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को सहकारिता रत्न पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? तो किया गया है जेपीएस राठौर को। किसे? जेपीएस राठौर को। इस हिसाब से हमारे इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित एमएस स्वामीनाथन के बारे में सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है कि इन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दूसरा कथन है इन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार तथा प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछ रहा है कि इन कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या बोला है कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित एमएस स्वामीनाथन के बारे में सही कथन, तो इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहला कथन क्या है कि इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जो कि हमारा सत्य है। दूसरा है कि इन्हें प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा तथा प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में गांधीनगर गुजरात में किसके द्वारा आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया? किस अभियान का? आयुष्मान अभियान का। तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है द्रौपदी मुर्मू द्वारा, सी है अश्विनी वैष्णव द्वारा तथा डी है जगत प्रकाश नड्डा द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि हाल ही में गांधीनगर गुजरात में किसके द्वारा आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, जो कि 13 सितंबर 2023 को वर्चुअल तरीके से किया गया था। तुम्हारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम सौर शहर का नाम क्या नाम है? ऑप्शन ए है इंदौर, बी है सांची, सी है जयपुर तथा डी है मुंडेरा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है कि भारत में प्रथम सौर शहर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सांची। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 सितंबर 2023 को इसे सोलर सिटी के रूप में कहा। तो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहां की यात्रा के दौरान बांदर सेरी बेगावान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया? ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी है यूक्रेन, सी है पोलैंड तथा डी है ब्रुनेई। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। क्या पूछा है? प्रधानमंत्री ने कहां की यात्रा में बांदर सेरी बेगावन में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया? तो उन्होंने किया ब्रुनेई में। कहां पे? ब्रुनेई ने 3 से 4 सितंबर से इनका दौरा था 2024 में। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि फरवरी 2024 के मध्य दुबई यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2024 का आयोजन किया गया। दूसरा कथन है इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। नीचे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन है कि फरवरी 2024 के मध्य दुबई यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया, जो कि सत्य है। दूसरा है कि इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पहला कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यूएई में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है ये अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। नीचे 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी है 1 और 2 दोनों सही है तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी यूएई में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, जो कि हमारा सही है। दूसरा है यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? नीचे ऑप्शन ए है 7वें स्थान पर, बी है 32वें स्थान पर, सी है 39वें स्थान पर तथा डी है 40वें स्थान पर। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा भारत 39वें स्थान पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर कौन सा है? ऑप्शन ए है वाशिंगटन, बी है टोक्यो योकोहामा, सी है बेंगलुरु तथा डी है स्विट्जरलैंड। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? आप सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो क्या पूछा है? हमारे इसमें पूछा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के तहत विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर कौन सा है? तो वो है टोक्यो योकोहामा। माफ करिएगा। तो हमारे इस हिसाब से इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोक्यो योकोहामा। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के, हमारा ये अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े खदान के रूप में नामित ब्लैक थंडर माइन किस देश से स्थित है? किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी है जापान में, सी है रूस में तथा डी है चीन में। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर करने का प्रयास करिएगा।
तो क्या पूछा है कि हाल ही में विश्व में सबसे बड़े खदान के रूप में नामित ब्लैक थंडर माइन किस देश में है? तो ये अमेरिका में स्थित है। और ये जो ब्लैक थंडर माइन है ये अमेरिका के व्योमिंग राज्य में एक शहरी स्तर कोयला खदान है। तो इस हिसाब से हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, फिर चलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।